नमस्कार बच्चों, फिजिक्स इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 का हम अध्ययन कर रहे हैं लगातार, और 15 वीडियो मैंने आप लोगों के सामने अभी तक रख दिए हैं। ठीक है, अभी जो आज हम वीडियो पढ़ रहे हैं वो जो क्लास अपनी होनी है वो 16 नंबर वीडियो होगा, यानी 16 नंबर क्लास अपनी होने वाली है। वैसे इस चैप्टर की अभी तक बात करें तो 11 ही क्लासें हुई हैं, वो अभी मैंने आपको बता दी हैं, क्योंकि 5 क्लासें कॉमन थी, वो बेसिक कह सकते हो, उनको इसके साथ ही ऐड कर दिया है। साथ साथ नोट्स बनाते रहना बेटा, क्योंकि मैं थ्योरी भी है वो लगभग लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर। शॉर्ट नोट्स आप लगातार वीडियो देखते समय बनाओ। शॉर्ट नोट्स का मतलब रफ कॉपी लेकर जब वीडियो चल रहा होता है उस दौरान आप साथ साथ नोट्स बनाते रहो, और उसके बाद थोड़ा सा आधे घंटे का या 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जब क्लास ऑफ हो जाती है उसके बाद आप मेन जो आपका नोटबुक है, मेन जो रजिस्टर है, उसके अंदर आप लोग इनके नोट्स तैयार करते रहो। साथ साथ बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल वगैरह जो भी बीच में आते हैं वो आप निकालो। ठीक है, अनसोल्व्ड क्वेश्चन जो भी किताब के आगे दिए हुए हैं वो मैं आपको करवा दूंगा बोर्ड के ऊपर। बाकी उदाहरण वगैरह है वो आप निकालते रहो। ठीक है, जो नहीं आता उसको अपने टिक कर लेना, जब भी अपने मतलब क्लास होगी या जब मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा उस दौरान आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आज की अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक संबंध पढ़ा था कि एक क्यू आवेश, एक बार मैं ये चीज़ दोबारा मैं बार बार पढ़ाऊंगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि यही चीज़ महत्वपूर्ण है कि एक क्यू आवेश जो हमने स्रोत आवेश लिया था, क्यू आवेश के कारण किसी दूरी या किसी दूरी पर एक आर दूरी पर कोई बिंदु P हमने ले लिया। बिंदु P तो सिर्फ हमने एक नाम के लिए लिखा था कि इस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यहाँ आर कैप आप लिख सकते हो। ये विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। फिर आपने ये कहा था कि अब ये आवेश की बात चल रही है तो यहाँ दो कंडीशन आप लिख सकते हो। वो बात मैंने बार बार आपको बताई थी कि अगर ये धनावेश है तो धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो सदैव बाहर की ओर होता है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, एक बार इसको याद रखो। बाकी मैं इस चीज़ को मैं अभी आज की इस क्लास में इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो मैं उस दौरान इस पॉइंट को भी क्लियर कर दूंगा। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा आवेश से बाहर की ओर होगा, और अगर ये हमारा चार्ज नेगेटिव है यानी Q की जगह माइनस Q आता है तो यहाँ माइनस लगाने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो सदिश राशि है और सदिशों में प्लस माइनस का चिन्ह हमेशा दिशा को बताता है। जब ये धनावेश था तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर है, तो ऋणावेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र कहाँ हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र नाम बोल रहा हूँ, ये वही चीज़ है, विद्युत क्षेत्र कह दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दो। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही चीज़ इससे परिभाषित की थी। तो अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, और ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होगा, यानी अनंत से आवेश की ओर, और इसके कारण आवेश से अनंत की ओर। ठीक है, फिर आप लोगों ने एक बात ये भी बताई थी कि हमारे पास एक चार्ज था जिसका नाम था परीक्षण आवेश। क्या नाम था, परीक्षण आवेश, जिसको हमने टेस्ट चार्ज नाम दिया था। जहाँ कहीं पर भी बल देखना हो, जहाँ कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र देखना हो, जहाँ कहीं पर भी कोई भी किसी प्रकार की हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो इस परीक्षण आवेश को भेज देते हैं। ये परीक्षण आवेश वहाँ जाकर वहाँ की सिचुएशन का मतलब हमें आइडिया दे देता है। बल लग रहा है तो बल कितना लग रहा है, विद्युत क्षेत्र है तो कहाँ से शुरू हुआ है, किस प्रभाव का है, कितनी तीव्रता का है, वो सारी जानकारी इस परीक्षण आवेश से प्राप्त होती है। और परीक्षण आवेश के बारे में आपने ये कहा था कि इसके लिए ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षण आवेश का मान जो है वो अति अल्प होना चाहिए। ठीक है, नाम का एक आवेश है। फिर आपने ये कहा था कि ये परीक्षण आवेश भी दो प्रकार का हो सकता है, ये धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी बेटा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, और इस बात को मैंने लास्ट वीडियो में आपको स्टेटमेंट के रूप में लिखा भी दिया था। जो तीसरा पॉइंट था, यानी लास्ट क्लास में जो तीसरा पॉइंट पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा था। आज उसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से ये क्लियर हो जाए। ये बातें हमने पढ़ ली है और जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से मैं आज आगे स्टार्ट कर रहा हूँ इसी पॉइंट को समझाने के लिए। शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे मान लिया, माना
मैंने यहाँ पर एक कंडीशन दे दी कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, कैसा भी हो सकता है, वो अभी हम फिलहाल चर्चा नहीं करें क्योंकि दो प्रकार का हो सकता है, धनावेश के कारण ऐसा होगा, ऋणावेश के कारण ऐसा होगा। अभी देखो धनावेश और ऋणावेश में सिर्फ अंतर डायरेक्शन का है, बाकी ये क्यू चार्ज है तो ये भी क्यू चार्ज है। इस बात में कोई दो राय नहीं है बेटा कि चार्ज इक्वल है, चार्ज इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल होगी, यानी विद्युत क्षेत्र एक जैसा ही होगा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, क्योंकि ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। तो सर फिर अंतर किस चीज का है? अंतर है तो सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। ध्यान रखना, चाहे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो, दोनों का उत्तर, दोनों का रिजल्ट, दोनों की वैल्यू यही रहेगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू यही होगी, केवल और केवल उनकी डायरेक्शन में अंतर होगा। धनावेश की डायरेक्शन आवेश से बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र, और ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन आवेश की ओर होगी। बस इतनी आपको बात ध्यान में रखनी है। बाकी मैं बार बार ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ, इसका मतलब आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएंगी। इनका याद होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है बेटा। चलिए मैं एक विद्युत क्षेत्र यहाँ बना देता हूँ। सपोज ये एक विद्युत क्षेत्र है, मैंने कुछ लाइन्स बना दी यहाँ पर। सर इन लाइन का क्या मतलब होता है? एक बार आप दिमाग में बस ये लाइन रखो कि मैंने कुछ लाइन से एक विद्युत क्षेत्र बनाया है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र तो किसी चार्ज के चारों ओर होगा। ठीक है, चारों ओर का एक एरिया है, तो मैंने एक एरिया बना दिया। सपोज ये विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन इस चित्र के अनुसार बोर्ड पे जो मैंने चित्र बनाया है, सपोज कल्पना कर लो कि इस विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक है, अब ये धनावेश का है या ऋणावेश का है, अपने को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सपोज अब मेरे पास एक परीक्षण आवेश है जिसकी वैल्यू है Q नोट। ठीक है, अब ये परीक्षण आवेश है, जो कल तीसरा पॉइंट था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। आप उस पॉइंट के नीचे ये डायग्राम भी बना सकते हो, एक ही बात है। ये मेरा परीक्षण आवेश Q नोट है। अब देखो इस Q नोट पे साफ नजर आ रहा है कि सर आपने ये जो Q नोट यानी जो परीक्षण आवेश लिया है वो धनावेश ले रखा है। तो इस परीक्षण आवेश देखो ये विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया, ये विद्युत क्षेत्र बना दिया, इसके अंदर ये परीक्षण आवेश आ गया। और कल हमारी डेफिनेशन ये कहती थी कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लाया जाता है तो उस पर बल लगता है और उस बल का अनुभव होता है, और वो बल अनुभव कौन करता है? ये Q नोट करता है। तो स्पष्ट सी बात है कि इस परीक्षण आवेश पे बल लगेगा, और उस बल की वैल्यू क्या पढ़ी थी हमने कल ये परिभाषा पढ़ी थी कि E बराबर होता है F/Q नोट। पढ़ा था क्या? इसी को सोल्व किया था तो ये चीज आती है। अगर यहां से आप बल की वैल्यू निकालो तो F बराबर आ जाएगा E Q नोट E कह दो, Q नोट E कह दो। बात समझ में आ रही है आपको? ये बात मैंने लास्ट में बताई थी, आज थोड़ा सा और डिटेल से बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है बेटा, तो लास्ट में कुछ बातें रह जाती है जो एक साथ नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए कुछ बातें रह जाती है, तो वो बातें अपने या उनको थोड़ा और समझाना होता है तो अपने नेक्स्ट क्लास में वो चीज़ ले लेते हैं। अभी देखो यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं, ये क्या है? बल है। किसके उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में। किस पे लग रहा है? Q नोट पे लग रहा है, तो Q नोट पर ये बल लगेगा। अब देखो ये Q नोट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये Q नोट पॉजिटिव है तो इस बल की वैल्यू ये होगी प्लस Q नोट E, और अगर यही Q नोट नेगेटिव है तो इस बल की वैल्यू ये होगी माइनस Q नोट E। इसके बारे में अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। तो यहाँ बताओ, ये हमारा धनावेश है, ये धनावेश है, परीक्षण आवेश है, Q नोट विद्युत क्षेत्र में आ गया, बल लगेगा। अब इस पे जो ये बल लग रहा है ना, ये बल होगा F इज इक्वल प्लस Q नोट E वेक्टर, क्योंकि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। यहाँ अगर ये धनावेश है तो समझ जाना F और E की डायरेक्शन इक्वल है, मतलब विद्युत क्षेत्र पे जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वही दिशा उस आवेश पे लगने वाले बल की दिशा होगी। तो जब धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र और बल दोनों समान दिशा में होते हैं। बस ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जो तीसरा पॉइंट है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चलो इसी के अंदर मैं ऋणावेश भी लेता हूं। सर यहाँ एक ऋणावेश है माइनस Q नोट। ठीक है, अब ये बल तो कहाँ लग रहा है? ये बल इधर लग रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर भी उतना ही बल लगेगा। कितना बल लगेगा? नेगेटिव चार्ज पे बल लगेगा F बराबर
माइनस क्यू नोट ई वेक्टर, बिकॉज ये एक नेगेटिव चार्ज था, तो नेगेटिव चार्ज पर भी बल उतना ही लग रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू नोट था और ये नेगेटिव क्यू नोट है। लेकिन सदिशों में माइनस चिन्ह किस बात को प्रदर्शित करता है कि सर माइनस आ गया, दोनों तरफ सदिश राशियां हैं, तो दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये जो बल लग रहा है इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, क्योंकि ये माइनस चिन्ह विपरीत दिशा को बता रहा है। तो ये ऋणावेश है, ऋणावेश पे ये जो बल लग रहा है ये विद्युत क्षेत्र जो कि इस दिशा में इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। जस्ट क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। ये बात मैंने तीसरे पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की थी और आज मैंने दोबारा इसको डिटेल से समझा दिया है। अब मैं स्टेटमेंट के रूप में एक बार दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। दिशा के बगैर हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे चैप्टर के अंदर, इसलिए इन दिशाओं का ज्ञान होना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। तो नंबर 1 बात, धनावेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होता है आपको पता है। नंबर 2 बात, ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा आपको पता है। अगर ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि प्लस क्यू के कारण भी उतना ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जितना माइनस क्यू आवेश के कारण। जब तक क्यू एक जैसे हैं तब तक विद्युत क्षेत्र की वैल्यू एक जैसी होगी। अगर यहां पर इनको चेंज कर दूं, आवेश चेंज कर देता हूं तो वैल्यू भी बदल जाएगी। बस इनमें अंतर होगा डायरेक्शन का। धनावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर होता है, तो ऋणावेश का विद्युत क्षेत्र आवेश की ओर होता है। फिर यही बात मैंने आगे बढ़ाई थी, अगर इस विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश है तो उस पर बल लगेगा। अब बल तो लगता है, बल की वैल्यू ये आने वाली है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बल ये लगेगा किस आवेश पर? क्यू नोट आवेश पर। कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है। किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति में बल लग रहा है। लेकिन अब ये देखो, ये आवेश है कैसा? ये धनावेश है या ऋणावेश है? धनावेश है तो ये बल लगेगा, ऋणावेश है तो ये बल लगेगा। अब इन दोनों बलों पर भी आप नोट कर पा रहे हो कि इन दोनों बलों की वैल्यू इक्वल है, बस साइन यानी चिन्ह अलग है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब पॉजिटिव चिन्ह इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि बल और विद्युत क्षेत्र दोनों की डायरेक्शन समान है, यानी ये बल उसी दिशा में लग रहा है जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। और नेगेटिव चिन्ह इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि बल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक दूसरे के अलग अलग दिशाओं में ये बल काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर आज डिटेल से बताती। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ आज आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो इसके पॉइंट को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी पॉइंट को। और अपना चौथा पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट हमने कल पढ़ लिए थे सर, आज दोबारा इसके बारे में डिटेल से आपने बताया, तो इसके पीछे मेरा कारण ही है, एक तो ये बात याद हो जाए अच्छी तरीके से, दूसरी जो कुछ कमी रही है वो आज कंप्लीट हो जाए इस क्लास के अंदर। अब देखो बेटा, चौथे पॉइंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मैं एक स्टेटमेंट है छोटा सा, ये बहुत ही सिंपल है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है या विद्युत क्षेत्र का मान दूरी पे डिपेंड करता है। ये चीज कन्फर्म है। ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है? दूरी पर निर्भर कर रहा है। और दूरी पर कैसे निर्भर करता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो दूरी है ना, ये दूरी r, ये देखो विद्युत क्षेत्र, जैसे सपोज ये चार्ज लिया था मैंने, क्यू चार्ज, ठीक है, तो आर दूरी इधर भी हो सकती है, आर दूरी इधर भी हो सकती है, आर दूरी इधर भी हो सकती है, आर दूरी इधर भी हो सकती है। समझ गए बात मेरी? ये आर दूरी है चारों तरफ, आर आर आर, यानी कहने का अर्थ है, तो सर आपने आर दूरी पर एक कोई बिंदु ले लिया, सपोज यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पर भी आर दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी आर दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी आर दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर भी आर दूरी पर एक बिंदु है। इन चारों तरफ मैंने आर आर दूरी पर एक एक बिंदु ले लिए, तो क्या विद्युत क्षेत्र चेंज होगा? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि चाहे चारों तरफ कोई भी आप आर दूरी पर कोई भी बिंदु ले लो, उन सब पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यही होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र भले ही एक सदिश राशि है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा इस r की डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करेगी कि सर इस तरफ r अलग दिशा में है, इस तरफ r ये है, इस तरफ r ये है, इस तरफ r ये है और इस तरफ r ये है। अलग अलग दिशाओं में r अलग अलग है, तो क्या विद्युत क्षेत्र अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हुआ? नहीं बेटा, विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो इस दिशा में, ठीक है, यहाँ इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, सब जगह वैल्यू इक्वल होगी। बस अगर आपका बिंदु ये है तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र, अब जैसे ये धनावेश है ना, तो इस बिंदु के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र ऐसे हो जाएगा बाहर की ओर,
समझ गए बात मेरी? धनावेश के कारण कहाँ? बाहर की ओर। सर मेरा बिंदु तो ये है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र यही होगा। सर डायरेक्शन अकॉर्डिंग दिस पॉइंट, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, यानी आपका बिंदु कहाँ है उसके हिसाब से दिशा बाहर की ओर लेनी है। सर मेरा बिंदु तो ये है, ये रहा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बेटा यही होगा। सर डायरेक्शन फिर आवेश और बिंदु के अनुसार बाहर की ओर डायरेक्शन ये हो जाएगी। यानी बाहर की ओर दिशा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सर इधर ही बाहर की ओर है या इधर ही बाहर की ओर है। अपना बिंदु कहाँ है? सर मेरा बिंदु यहाँ पर है, तो विद्युत क्षेत्र ये रहने वाला है क्योंकि r दूरी पर है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी। तो कहने का मतलब ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस चौथे पॉइंट के अंदर। यानी ये बस वैसे नोट करना चाहो तो अच्छी बात है, और नोट नहीं करना भी चाहो तो मेरी ये बात आप लोग वैसे समझ लेना, क्योंकि वैसे परीक्षा में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है। परीक्षा में ये बातें तो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको नोट करवाई है, लेकिन ये बातें कुछ ऐसी हैं जो कई बार देखो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये बात थोड़ी सी समझ में कम आती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सर बाहर की ओर की दिशा का मतलब क्या है। कई बार हो जाता है ऐसा, डाउट बहुत बार होता है बच्चों के दिमाग में, बच्चे पूछते भी है कि सर बाहर की ओर दिशा का मतलब क्या होता है। बाहर की ओर का मतलब कैसे हम निकालेंगे कि सर आपने कई, क्योंकि आगे हमें डायरेक्शन का भी अध्ययन करना पड़ेगा, अलग अलग डायरेक्शन पढ़ते हैं, तो सर बाहर की ओर मतलब क्या है। तो बाहर की ओर दिशा का मतलब ये नहीं कि मैंने मेरी मर्जी से दिशा ले ली, नहीं बेटा। आप ये देखो कि आपको किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु को दिमाग में लेकर बाहर की ओर आपको डायरेक्शन लेनी है। जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, सारे पॉइंट्स r दूरी पर हैं, लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर बाहर की ओर डायरेक्शन आप देख रहे हो। अगर पॉइंट ये है तो बाहर की ओर, ये तो बाहर की ओर, ये तो बाहर की ओर, ये है तो बाहर की ओर। ये पॉइंट मेरा चौथा पॉइंट है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझना कि विद्युत क्षेत्र की दिशा दूरी के वर्ग पर डिपेंड करती है, निश्चित है, पर r अगर नियत है मान लो चारों तरफ, तो E की दिशा बाहर की ओर होगी। और वो बाहर की ओर किस तरफ होगी वो देखो कि आप किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो। सर मैं इस पे निकाल रहा हूं, 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 या इस पे निकाल रहा हूं। अलग अलग पॉइंट के हिसाब से इसकी डायरेक्शन आपको देखनी है। ठीक है, बस ये सिर्फ याद रख लेना आप लोग ये पॉइंट। ठीक है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस मैं ये डायरेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। उसके बाद में एक पॉइंट और लेते हैं। ये चीज़ आप बाकी तो आपने नोट कर रखी है, बस ये छोटा सा ये डायग्राम बनाकर ये चीज़ भी आप तीसरे पॉइंट के नीचे लिख लेना। और चौथे पॉइंट को बस आपको दिमाग में रखना है, नोट करने की इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये डायग्राम बनाकर आप लोग ये चीज़ बता सकते हो कि r दूरी पर विद्युत क्षेत्र सबके लिए ये होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसे बनाएंगे वो मैंने अलग अलग पॉइंट्स के लिए बाहर की ओर, क्योंकि धनावेश था, बाहर की ओर मैंने आप लोगों को डायरेक्शन बनाकर बता दी। ठीक है, चलिए ये बस डायग्राम बनाकर आप सीख सकते हो इस चीज़ को। फिर आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें पॉइंट के ऊपर, जो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार मैं सूत्र दोबारा लिखूंगा। देखो जब मैं सूत्र दोबारा लिखूं तो आपको भी दोबारा लिखना है। क्यों सर? इसलिए लिखना है दोबारा कि जितनी बार आप सूत्र लिखोगे उतना आपकी याद हो जाएगा सूत्र, और जितना याद हो जाएगा चैप्टर में उतनी आपको आसानी होगी, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह के अंदर सूत्र जितने डायरेक्ट याद होंगे आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये क्या चीज़ है सर? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। किस आवेश के कारण? Q आवेश के कारण। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। Q आवेश के कारण R दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ है? एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बारे में हमने बार बार पढ़ा है। एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ है? निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके बारे में पढ़ा था ना हमने शुरुआत में जब चैप्टर स्टार्ट किया था। कूलाम बल पढ़ा था, कूलाम बल के बारे में ये चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि वहीं से ये कांस्टेंट आता है। वैल्यू कितनी है बोल जाओ फटाफट, लिखते समय भी बोलना है। 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ रखी है पहले, और जितना बोल बोल के लिखोगे उतना याद हो जाएगा। चलिए अब देखो इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र निकाला है ये
आपने निर्वात के लिए निकाला है, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया है। इसका मतलब मेरे को इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, जो कि कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। ये मेरा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, स्रोत आवेश है। तो स्रोत आवेश के कारण r दूरी पर ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब ये r कहीं पर भी हो सकता है, उसके लिए मैंने आपको चौथा पॉइंट बताया, ठीक है, चारों तरफ कहीं पर भी हो सकता है r। इसका अर्थ ये है कि ये जो सूत्र हमने लिखा है, इस सूत्र के अनुसार इसके चारों ओर फिलहाल निर्वात है, यानी हमारे इस परीक्षण बिंदु जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं और हमारे आवेश के बीच में निर्वात है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह सूत्र हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सर इस आवेश और अपना जो बिंदु है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, उन दोनों के बीच में निर्वात की जगह अन्य कोई माध्यम भरा हुआ है। कहने का अर्थ है अगर माध्यम अलग है तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, उसके लिए कोई अलग सूत्र, तो उसके लिए कोई अलग सूत्र नहीं होगा, बस इसी से हम सूत्र बना देंगे। क्या लिखूं, किसी माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, जैसे हमने कूलाम्ब बल पढ़ा था ना माध्यम की उपस्थिति में, ठीक उसी प्रकार माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे इसका मैं आपको डायग्राम समझाऊं छोटा सा एक बार। जैसे ये क्यू चार्ज था, फिलहाल यहां बीच में क्या है, निर्वात है। ये तो निर्वात के लिए पढ़ लिया हमने, निर्वात भी कह सकते हो, और हवा या निर्वात दोनों के लिए ही सूत्र काम करेगा। अब क्या है, ये मेरा बिंदु है, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, लेकिन फिलहाल हमारे आवेश और इस बिंदु के बीच में कोई माध्यम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, माध्यम। यहां बीच में कोई माध्यम है, ठीक है, मैंने माध्यम बनाने की कोशिश की है, ये बीच में मैंने क्या भर रखा है, माध्यम। अब क्या विद्युत क्षेत्र वैसा ही होगा क्या जैसा निर्वात के लिए था, तो मैं कहूंगा ऐसा नहीं होगा। माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको मैं EM से लिखूंगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या जो तीव्रता है विद्युत क्षेत्र की, वो माध्यम के लिए ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। ये ऐसा का जो ऐसे का ऐसा काम है वो हमने कूलाम्ब बल के लिए भी किया था, जहां एप्सिलॉन क्या चीज़ है, एप्सिलॉन होगी माध्यम की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या चीज़ है, माध्यम की विद्युतशीलता। समझ गए बात मेरी। अब आप बताओ मेरे को, वहाँ हमने बल के लिए पढ़ा था कि बीच में अगर माध्यम आ जाएगा तो बल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी निर्वात में एक तो बल लग रहा है वो बहुत ही प्योर लगेगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, और बीच में जैसे ही माध्यम आ जाएगा तो बल जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर भी कि इस माध्यम ने, एक तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, बीच में हवा या निर्वात की चर्चा थी तो आपने विद्युत क्षेत्र ये बता दिया, और बीच में जैसे ही माध्यम आएगा तो विद्युत क्षेत्र पर कुछ न कुछ असर पड़ेगा। तो निश्चित वही बात है कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर भी कुछ न कुछ असर पड़ेगा। अब बढ़ रहा है या घट रहा है, वैसे आप समझ चुके होंगे कि सर घटेगा, क्योंकि ये माध्यम कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगा बीच में, तो विद्युत क्षेत्र माध्यम की उपस्थिति में कमजोर हो जाएगा। कितना कमजोर हो जाएगा, निर्वात की तुलना में। ये निर्वात के लिए मैंने आपको बताया था कि इसको E भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो निर्वात के लिए, जैसे मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, ये किसके लिए है, निर्वात हवा, निर्वात या हवा के लिए यही विद्युत क्षेत्र है। इसको E से लिख दो, या फिर चाहो तो इसको E नोट भी लिख सकते हो। जैसे मैं यहीं लिख देता हूँ थोड़ा सा, E या E नोट, दोनों से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है, E या E नोट से। तो ये निर्वात के लिए हो गया और ये माध्यम के लिए हो गया। अब बताओ इनमें से ज़्यादा कौन सा मजबूत है, तो आप ये कहोगे सर इस चीज़ की तो देखो तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। एक तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो पावरफुल होगा, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि बीच में मीडियम आ गया और मीडियम अपना असर दिखाएगा। अब कितना कमज़ोर पड़ेगा उसके लिए काम करो। अब कितना कमज़ोर पड़ रहा है उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लोग एक कांस्टेंट पढ़ा था हमने जिसको हमने पैरा विद्युतांक नाम दिया था, उससे हम पता लगाते हैं कि माध्यम के कारण कितना बढ़ जाता है विद्युत क्षेत्र, कितना घट जाता है। जैसे बल्ब था ठीक उसी प्रकार ये चीज़ आएगी। तो आप एक काम करो, तो आप
इनका अनुपात लो। निर्वात की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र और माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का अनुपात ले। जैसे ही अनुपात लोगे तो इसका मान है 1/4πε0 Q/r², और इसका मान है 1/4πε/Q/r²। ठीक है, देन E0/Em आ जाएगा। ये देखो, इसको सोल्व करोगे तो बाकी सब तो कैंसिल, ε/ε0 आता है, जिसको आपने क्या नाम दिया था, एप्सिलॉन आर नाम दिया था, जिसको हम कहते हैं पैरावैद्युतांक, या आपेक्षिक कह दो, या विशिष्ट विद्युतशीलता भी कह सकते हो। यानी सेम वही कंडीशन आई है, वहां पर बल आया था F0/Fm, यहाँ विद्युत क्षेत्र आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि E0/Em किसके बराबर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर के। तो साफ सी बात है कि माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो निर्वात से कुछ बंट जाएगा। ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको मैं, नजर आ रहा होगा आपको, क्योंकि एप्सिलॉन आर का जब इसमें भाग जाएगा निर्वात वाले में तो ये टुकड़ा टूट जाएगा, या भाग जाने से कोई संख्या विभाजित हो जाती है। तो स्पष्ट है कि यहां से ये चीज मैं लिख सकता हूं कि निर्वात की उपस्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो माध्यम की तुलना में हमेशा ज़्यादा होगा, और निर्वात की उपस्थिति में जो विद्युत बल होता है वो भी माध्यम की तुलना में हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। जैसा बल के लिए पढ़ा था ठीक ठीक वैसे के वैसा रिजल्ट हमारे यहाँ विद्युत क्षेत्र के लिए आ रहा है। तो इसको आप 5वें पॉइंट के अंदर भी नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। अब एप्सिलॉन आर के बारे में जानते हो आप लोग, पैरा विद्युतांक होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या क्या होती है वो मैंने पानी के लिए, कांच, हवा या निर्वात के लिए और सभी धातुओं के लिए मैंने एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग बताई थी, और एक एग्जाम्पल भी करवाया था बल के लिए। ठीक उसी प्रकार ये सारी चीज़ें विद्युत क्षेत्र के लिए भी हो जाएगी, और उसी के लिए उसी प्रकार इनके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। हो गया ये। चलिए अब देखो, एक पॉइंट और बना देता हूँ। उस पॉइंट मान लो, या उसको आप हेडिंग लगाकर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी ऐसा मत सोचना कि सर ये नोट के पॉइंट है, नोट वाली चीज़ें कई बार बच्चे क्या करते हैं, पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, नोट वाली चीज़ें पढ़नी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है। ठीक है, चलो छठा पॉइंट है, बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं छोटे छोटे। बहुल आवेशों के निकाय के लिए। देखो, मेरे पास एक ऐसा निकाय होगा जिसमें बहुत सारे आवेश होंगे, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक ऐसा ही पॉइंट बल के लिए पढ़ा था। बहुल आवेशों के निकाय के लिए विद्युत बल या कूलाम बल तथा अध्यारोपण का सिद्धांत याद है आपको। ठीक वही टॉपिक है। अभी फिलहाल बहुल आवेशों के निकाय के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहां बल पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किससे निकलेगा, अध्यारोपण सिद्धांत से, तथा अध्यारोपण सिद्धांत। अब अध्यारोपण सिद्धांत नाम सब जगह आ रहा है, सब जगह नाम आएगा ये, लेकिन इनमें कहीं पर भी पढ़ लो, सब जगह इसकी वैल्यू एक ही रहने वाली है। अध्यारोपण सिद्धांत होता क्या है, ठीक है, वही चीज़ हमने पढ़ी थी कि एक साथ जब कोई कई अलग अलग कंडीशन एक ही बिंदु पर जब पावर लगाए, बल लगाए, विद्युत क्षेत्र लगाए, तो उस एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र उन सभी के योग के बराबर होता है। यही अध्यारोपण सिद्धांत होता है, वो यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, जैसे अपने पास एक निकाय के अंदर बहुत सारे आवेश है। सपोज मैंने कह दिया कि ये मेरा आवेश है Q1, ये मेरा आवेश है Q2, ये मेरा आवेश है Q3, और ये मेरा आवेश है Qn। ऐसे बहुत सारे आवेश हैं इस निकाय के अंदर। ठीक है, बहुत सारे आवेश इस निकाय के अंदर जगह जगह अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। मेरे को क्या करना है, इन निकाय आवेशों के निकाय के कारण एक बिंदु पर, सपोज ये एक बिंदु है, ठीक है, इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने बिंदु P नाम दे दिया। मेरे को इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो आप क्या कहोगे, जैसे सर ये बिंदु P है, फिलहाल इस बिंदु P की P कह दो या O कह दो, Q1 आवेश से जो दूरी है उसको मैं लिख देता हूं R1। क्या लिख देता हूं, R1। Q2 आवेश से जो दूरी है उसको लिख देता हूं R2।
Q3 से जो दूरी है उसको लिख दिया R3, इसी प्रकार Q4 से जो दूरी है उसको लिख दिया R4, और N वे आवेश से जो दूरी है उसको लिख दिया Rn। ठीक है, ये इनके वेक्टर हैं। जैसे ये इसका स्थिति सदिश हो गया, ये इसका स्थिति हो गया, और ये इसकी स्थिति सदिश हो गई। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही पढ़ लेते हैं। तो आप क्या कहोगे कि बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान है, वो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के योग के बराबर होगा। यानी मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं कि माना किसी निकाय में, बस सिंपल सी चीज है, किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश विद्यमान है या स्थित है। हमें किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भैया इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी विद्युत क्षेत्र होगा, और भी चार्ज उन सब का विद्युत क्षेत्र होगा, सब अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण सिद्धांत से, देखो अभी आप नोट्स बनाने में भी आपको आसानी होगी। अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के तुल्य होती है। आगे बात समझ में कि बिंदु P पर किसी बिंदु, तो हमारा कोई बिंदु क्या है? P है। किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी टोटल परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसका मान अलग अलग आवेशों द्वारा इस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी इसके द्वारा कितना है, इसके द्वारा कितना है, इसके द्वारा कितना है, अलग कोई Q4 के द्वारा कितना है, Qn के द्वारा कितना है, उन सभी के सदिश योग के, उन सभी के सदिश योग, बार बार कह रहा हूं ध्यान दे लेना, सदिश योग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है, इसलिए जो सदिश राशि होती है वहां सदिश योग होता है। और सदिश योग क्या होता है? उसमें सदिश योग नियमों की पालना होती है, उनको ध्यान रखना है। वो योग नियम क्या होते हैं वो मैंने शुरुआत में आपको समझा दिए हैं। तो सदिश योग के तुल्य होती है, अर्थात इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग है, अर्थात बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, वेक्टर लगाओ, सदिश योग लेना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र हो गया EP इज इक्वल P पर 1 के कारण, P पर 2 के कारण, P पर 3 के कारण और P पर N के कारण लगने वाले, देखो P पर 1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, P पर 2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र,
P पर 3 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र चलता जाएगा और P पर N के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के तुल्य होता है। यह अध्यारोपण सिद्धांत है और यही इस टॉपिक का मेन फॉर्मूला हो गया। ये यहां ध्यान रखना है कि ये सीधा योग नहीं है। बार बार कह रहा हूं कि सर सीधा जोड़ कर रहे हो आप लोग, लिख तो ऐसे ही रहे हो कि ये इसमें जोड़ दिया। सीधा योग नहीं बेटा, ये सदिश योग है और सदिश योग साधारण योग से थोड़ा नियम उसके अलग होते हैं। साधारण योग में तो क्या करते थे, सीधे जोड़ कर देते हैं, हमने इसको इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें जोड़ दिया। लेकिन सदिश योग में दिशाओं का भी महत्व होता है। दिशाओं को ध्यान में रखकर परिणामी निकाला जाता है। वो परिणामी अपना परिणामी विद्युत क्षेत्र यानी अपना ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, परिणामी कैसे निकाला जाता है, सदिश योग कैसे होता है, वो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में बताई भी हैं सदिश वाले पॉइंट के लिए। इसीलिए मैंने उन टॉपिक के अंदर आप लोगों को बार बार समझाते समय ये बात कही थी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इन पर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। आगे अगर कुछ कम समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, फिर भी कुछ कम समझ में आता है, फिर भी कम समझ में आता है तो एक बार इन चीज़ों को याद रखो। जब कोई टॉपिक आएगा तो उसको उदाहरण बनाकर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटाकर इसका मान निकाल दूंगा। बस मान कैसे निकलेगा वो आपको पता ही है, आप सब जानते हो, आपने ऐसा किया भी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले इसका हो गया। अब देखो, अब नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार के नोट्स की अपने को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मान लो कोई PDF वगैरह उपलब्ध होती है और मैं आपको उपलब्ध करवा भी दूं तो मैं आपसे ही कहूँगा कि आप नोट्स वही बनाओ जो आप लगातार लाइव पढ़ रहे हो। मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ साथ साथ, क्या दिक्कत है, उस चीज़ की तुलना नहीं होती बेटा। देखो अब विद्युत क्षेत्र का मान निकालो, EP। सर P पर 1 के कारण विद्युत क्षेत्र, अब देखो P पर ये बिंदु P है, ये अब मेरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, Q1 चार्ज के कारण R1 दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। बार बार कह रहा हूं, एक चार्ज Q कितनी दूरी पर, R दूरी पर, विद्युत क्षेत्र कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R² होता है। वेक्टर फॉर्म में E वेक्टर डॉट R कैप आ जाएगा। अब सर यहां पर तो पहला चार्ज है, यहां पर तो कौन सा चार्ज है, पहला चार्ज है, तो यहां क्या लिखूं, यहां लिख दो आप EP1 यानी P पर 1 के कारण RP1 वेक्टर। जो बात मैंने जहां कूलाम के लिए सदिश योग नियम कूलाम के लिए सदिश निरूपण बताया था तो वो ये चीज बताई थी कि पहले के P पर 1 के कारण जो P1 यहां है तो यहां पर भी P1, यहां पर भी P1, समझ गए। यहां क्या लिखा था सर, ये स्क्वायर हो रहा है तो मापांक का स्क्वायर करते हैं। किसका स्क्वायर करते हैं, मापांक। अब ये RP1 क्या चीज है, ये है RP1, बिंदु P और Q1 के बीच की दूरी। तो इसको मैंने R1 लिखा है तो आप इसको R1 भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको RP1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी। यानी 1 के कारण 1 लिख दूंगा और यहां मैं इसको R1 कैप भी कर सकता हूं, एक ही चीज है। ठीक है, तो मैं इसको क्या नोट करूं बेटा, आराम से समझ लेना इस चीज को। इसको मैं क्या लिखूंगा, यहां पर पहले चार्ज के कारण R1 दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R1² और R1 कैप कर देना। समझ गए बात मेरी। पहले चार्ज के कारण चार्ज वैल्यू Q1, डिस्टेंस R1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1² इन वेक्टर फॉर्म R1 कैप, क्योंकि R कैप आता है और 1 के लिए R1 कैप कर दिया, प्लस दूसरे चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 R2² R2 कैप कर दो। बात समझ में आ रही है क्या मेरी। इस प्रकार आप लोगों को इस वेक्टर फॉर्म को अपने हिसाब से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको अलग नाम देना चाहो तो दे सकते हो। ठीक, चलो ऐसे चलता जाएगा। सर 3 के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q3, डिस्टेंस R3 और R3 कैप, ये चार्ज Q3 बिंदु P, डिस्टेंस R3,
किसी Q3 आवेश के कारण R3 दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये होता है। इन वेक्टर फॉर्म R3 कैप लगा दो, चलता जाएगा। चार्ज Qn, दूरी Rn, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn, Rn का स्क्वायर Rn कैप कर दो। समझ गए बात मेरी? इस प्रकार आपको ये चीजें लिखनी है। चलो मैंने लिख तो दिया, पहले इनकी डायरेक्शन तो देख लें, सर इनकी दिशा क्या होगी। ये मेरा चार्ज Q1, अभी देखो जो अभी अभी मैंने जो 4 नंबर पॉइंट करवाया था वो यहां काम आ जाएगा। ये मेरा आवेश Q, ये मेरा बिंदु P, ये दूरी R1, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र सर ये रहा। तो इसकी डायरेक्शन, ये कैसा चार्ज है? धनावेश है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है। तो बाहर की ओर कहां लें? इधर ले लूं, बाहर की ओर इधर ले लूं, बाहर की ओर इधर ले लूं, ले सकता हूं, मेरी मर्जी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। बाहर की ओर है ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये भी बाहर की ओर 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 है, लेकिन बिंदु कहां है अपना? सर ये रहा बिंदु, ये ना बिंदु अपना। तो इस बिंदु को ध्यान में रखकर बाहर की ओर दिशा बनाओ। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी वो मैंने नोट कर दी, और इसकी दिशा हो जाएगी ये। इस आवेश के अनुसार बिंदु P को दिमाग में रखकर बाहर की ओर दिशा बना देना। इसलिए मैंने ये नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, ये नहीं बनाई, ये कुछ नहीं बनाया मैंने मेरी मर्जी से, बिंदु P को ध्यान में रखकर। और ये होगा EP1, यानी P पर 1 के कारण। ठीक इसी प्रकार ये Q2 चार्ज, ये बिंदु P, ये भी धनावेश है, इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी EP2, बाहर की ओर। 3 के कारण बिंदु P पर, अब 3 ये है, बिंदु P है, बाहर की ओर डायरेक्शन ये हो जाएगी EP3। समझ गए? N चार्ज ये रहा, बिंदु P है, इसके अनुसार बाहर की ओर दिशा, बिंदु P को ध्यान में रखते हुए बाहर की ओर दिशा ये बन जाएगी EPN। ठीक है? अब ये वेक्टर डायरेक्शन, इनकी वेक्टर फॉर्म में मैंने अलग अलग डायरेक्शन, अब इनका परिणामी निकाला जाता है। ठीक है? और वो अपना बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हो जाता है। समझ गए बात मेरी? अब बताओ इस सूत्र को थोड़ा छोटा कर दें, कैसे करें सर? सर अलग अलग n पदों तक है तो समेशन लगाते हैं। चलो लगा दो जी, समेशन लगा दिया। ठीक है? समेशन लगाया तो पहले कांस्टेंट देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में आ रहा है, देखो प्रत्येक पद में आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नो चेंज, कोई चेंज नहीं है, तो एज ए कांस्टेंट इसको यहाँ रख देंगे। चाहो तो इसको बाहर भी ला सकते हो एप्सिलॉन से, या इस समेशन से आप बाहर भी रख सकते हो इसको। ठीक है? चलिए यहाँ क्या है? Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, यानी Q चेंज हो रहा है तो QI लिख दिया, बिकॉज I इज इक्वल 1 से लेकर n तक, 1, 2, 3, 4, 5 और n पद तक चलता जाएगा। फिर देखो भाग में क्या है? R1, R2, यानी जो 1 था तो नीचे 1, 2 था तो नीचे आ जाएगा RI का स्क्वायर। समझ जाओगे ये चीज मेरे हिसाब से। एंड कैप में R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप, तो यहां आ जाएगा RI कैप। अरे कोई डाउट है तो बोलो, समझो ये चीज। देखो अब इसको समझो, 1 लिखो, I की जगह 1 रखो, I की जगह 1 रखते ही ये पहला पद आ गया, चेक कर लो, I की जगह 1 रखते ही पहला पद आ गया। समेशन की वजह से प्लस, I की जगह 2 रखो, दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखो, तीसरा पद आ जाए, 4 रखो, चौथा पद आ जाए, लास्ट में I की वैल्यू कितनी रख दो? सर n रख दूं? बिल्कुल रख सकते हो, ये आ जाएगा। इस प्रकार आप इसको थोड़े शॉर्ट में इस पूरे का एक छोटा रूप ये बना सकते हो इसका। ठीक है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। और अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वो भी आज की क्लास में फिलहाल अपने इतने ही पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा में लेंगे।
क्योंकि थोड़ा सा 40 मिनट के आसपास का वीडियो मेरे हिसाब से हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो भी विद्युत क्षेत्र से संबंधित, विद्युत बल से संबंधित जितनी भी बातें थी वो मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र इस प्रकार निकालेंगे जैसे परिणामी बल निकाला था। सर ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें सदिश योग नियम की पालना करनी है। यानी इसकी वैल्यू तो ये आ गई, लेकिन इसकी डायरेक्शन वगैरह का कैसे पता, उसके लिए सदिश योग नियम, सदिश योग नियम क्या होता है वो आपको पता भी है, और नहीं पता है तो हम आगे पढ़ लेंगे, जैसे कोई एग्जाम्पल आएगा उसके हिसाब से पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इतना पॉइंट्स तैयार करके रखना अच्छी तरीके से। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।